हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो सेम टॉपिक होने वाला है। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने इसके कुछ वीडियोस कवर किया हुआ था। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली कुछ वीडियोस जो आपके कनेक्टेड वीडियोज़ ही होंगी सारी की सारी, तो आपको नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश बुक। कैश बुक में हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं यहाँ आई बटन पे उन दोनों का लिंक दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, या और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा उन दोनों का, ताकि आप वहाँ से इजीली जाकर उन तक पहुँच पाओ। क्लियर? तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं बेटा वो होने वाला है डबल एंट्री, आपका डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या था हमारे पास? डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों के लिए अकाउंटिंग करते हैं, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। इसका जो बेसिक पार्ट है जहाँ पे बच्चों को मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम आती है, दैट इज चेक ट्रांजैक्शंस पे प्रॉब्लम आती है। कॉन्ट्रा एंट्री हमने कैसे करना होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर्ड किया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। और इट्स माई पर्सनल एडवाइस कि आपने अगर अब तक पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी है कैश बुक सेक्शन की, तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, ताकि आपको इसमें जो भी करा रहा हूँ मैं वो समझ में आ जाए। और हाँ, आप केवल कुछ समझने के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मेरे साथ ही वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। थैंक यू। देखो बच्चों, जैसा डिसाइड किया था हम लोगों ने, आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, और क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कैश बुक ऑफ डबल कॉलम। तो चलिए कैश बुक करते हैं डबल कॉलम वाली। तो डबल कॉलम कैश बुक के लिए सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है बेटा क्या, कि आप क्या बनाओगे, सिंपल सा फॉर्मेट। तो जो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मेट है वो कैसे बनने वाला है, तो बेटा फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम वैसा ही जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो ये हमारी कुछ लाइंस हम ड्रॉ करेंगे जहाँ पर कैश और बैंक दोनों के कॉलम्स क्रिएट किए जाते हैं, एंड डेट का कॉलम उसके बाद सेम एज इट इज़ आपकी जैसे लेफ्ट हैंड साइड बनाई सेम वैसे आप ड्रॉ कर लोगे। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मेट बन गया एग्जैक्टली सेम आपका कैश का और बैंक वाली पासबुक कैश बुक का बेसिकली। क्लियर? तो बेटा ये आ गया कैश और ये आ गया मेरा एलएफ का कॉलम। देन उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर का कॉलम हो जाता है, देन डेट, और सेम एज इट इज़ ये साइड वाले कॉलम से आपके एज इट इज़ शो करिए जाएंगे। तो कैश और बैंक, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया मेरा पर्टिकुलर अगेन, देन उसके बाद डेट। परफेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा हो गया डेबिट, और ये हो गई मेरी क्रेडिट साइड, जैसा हम लोगों ने कल सीखा था फॉर्मेट कैसे बनता है उसके अंदर। ओके, तो बेटा आप क्या करेंगे, हम लोग अब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो क्वेश्चन एग्जैक्टली कैसे होता है। तो ओके, तो बेटा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। तो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन में सिंपल सा लिखा हुआ है कि आपको 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है, किसका, बिमल का, जो कि लखनऊ से है। ओके, डाटा में कुछ ट्रांजेक्शंस दिए हुए, आप ट्रांजेक्शन जो कि बने ना, आपको नीड नॉट टू रीड कंप्लीट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, आपको सब कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फॉर्मेट बना के स्टार्ट कर सकते हो। बस हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि कौन सा वाला बन रहा है, सिंगल कॉलम बनेगा या डबल कॉलम बनेगा, बिकॉज फॉर्मेट उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी डाल दूँ, या फिर आप टीएस ग्रेवाल अगर आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा, आपके बुक्स में अवेलेबल है। ओके, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का, ताकि आप जब क्वेश्चंस फ्रेम करो, क्वेश्चन देखो, वीडियो देखो आप साथ साथ, तो आप क्वेश्चंस भी देखते रहो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, तो चलो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन ने, बोला मेरे को कौन है बेटा, ये है मेरे पास बिमल जो लखनऊ से है। तो हम सबसे पहले यहाँ भी मेंशन करेंगे आप किसके लिए काम कर रहे हो, तो यहाँ लिखोगे आप इन द बुक्स ऑफ बिमल। तो जो हमारा ऑनर है वो कौन है, बिमल। उसके बाद जो आपके साइट्स में आप डाटा यूज करोगे वो डेट वाले कॉलम को सबसे पहले आपको फिल करना होता है। तो डेट वाले कॉलम में क्या ईयर है आपका, तो जो भी आपकी बुक में ईयर है, मेरे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें जो ईयर है वो है बेटा 2021। तो 2021 यहाँ प्लेस करेंगे। देन उसके बाद आप कौन सा महीने की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा आपके पास, सबसे पहला जून का फर्स्ट डेट। तो मुझे यहाँ गिवन है 1 जून, और यहाँ ना मुझे बैलेंसेस गिवन किए हुए हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा अब तक के क्वेश्चन में क्या होता है, बिजनेस अगर फ्रेश स्टार्ट है, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो उसे हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हो, टू कैपिटल अकाउंट। ओके, बट अभी क्या है, ये कंटिन्यूइंग बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब क्या है, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस नहीं है। तो प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेस थे, जिसे हम प्रीवियस ईयर में, जैसे जून का बनाया हुआ है, तो जून से पहले क्या आता है बच्चा, मई आता है। मई का जो क्लोजिंग बैलेंस था वही हमने यहाँ ट्रांसफर किया है, तो उसे हम बीडी के नाम से लिखेंगे, बिकॉज पहले हमने मई में इसे क्लोजिंग बैलेंस में एज ए सीडी लिखा होगा। तो बाय बैलेंस सीडी जो हम यहाँ प्लेस करते हैं उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अगले महीने। तो ये वो वाला ही आपके पास अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, विच इज 5,000 रुपीज एंड 17,000
17,000 रुपीज़। तो 5,000 कैश, 17,500 रुपीज़ का आपके पास क्या अवेलेबल है बच्चों, बैंक बैलेंस। तो ठीक है, अब ये दो अलग अलग लाइंस में गिवन है, तो जरूरी नहीं है आपको दोनों को अलग अलग लिखना है, सेम लाइन में आप यूज़ कर सकते हो। तो 5,000 कैश का था, कैश में डाल दिया मैंने, बैंक में डाल दिया जितना बैंक का अवेलेबल था। ओके नेक्स्ट, अब मुझे अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 5 तारीख को जून में ही हमने क्या किया बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। ठीक है, आपने कुछ शेयर्स बेच दिए, ठीक है, जो कि किसके थे, पर्सनल एसेट्स थे मेरे पास, एक तरीके से पर्सनल शेयर्स थे कुछ, और उसका जो पैसा आया बच्चों वो सारा उठाया और कहाँ डाल दिया आपने सीधा बेटा, वो डाल दिया आपने सीधा बैंक अकाउंट के अंदर। तो एक तरीके से क्या, पर्सनल एसेट्स, तो पर्सनल शेयर्स जो आपने ले रखे थे, ऑनर ने ले रखे थे बेसिकली, से बिमल हमारे पास है, बिमल ने क्या किया, अपने पर्सनल एसेट्स में जो शेयर्स थे उसके पास उसको बेचा, बेचकर जो पैसा मिला वो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। मतलब बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट किया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बिजनेस के। तो बिजनेस के बैंक में ट्रांसफर किया तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। तो बेटा यहाँ लिखोगे आप 5,000 रुपये। और ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा आया 5 जून को, कहाँ से, घर से। घर से मतलब पर्सनल है उसका ही, तो पर्सनल मतलब इट्स अ एडिशनल कैपिटल, तो आप उसे लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, परफेक्ट। इसके बाद 6 तारीख को क्वेश्चन लिखता है कि चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल्स। आपने चेक रिसीव किया एज एन एडवांस सेल, मतलब आपने फ्यूचर में सेल करनी है बट चेक पहले ले लिया आपने, तो एक तरीके से ये एडवांस फॉर सेल आ गया आपके पास। तो एडवांस भी लिख सकते हो इसे, और आप लिख सकते हो एडवांस फॉर सेल। ठीक है, और जो चेक आया आपने आगे लिखा हुआ पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मैंने कल भी समझाया था आपको, पेड का मतलब होता है जमा कराना, क्योंकि मैंने चेक जमा करा दिया बैंक में। तो जैसे ही आपने चेक बैंक में जमा कराया तो बेटा बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा, है ना। सर बैंक बैलेंस कितना इंक्रीज करेगा, जितने का चेक आपने जमा कराया। तो बेटा चेक आया था मेरे पास 50,000 का, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे 6 जून को, और यहाँ लिखोगे एडवांस अकाउंट या फिर एडवांस फॉर सेल्स अकाउंट। आपने सामान बेचने के लिए एडवांस लिया था तो उसका पैसा आपको मिला। और देखो ये ध्यान रखना हमेशा कि जो आप जिस कॉलम में कोई वैल्यू नहीं आने वाली उसमें आप डैश का प्लेसमेंट करोगे, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो और एग्जामिनर को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो चेकिंग करते टाइम। क्लियर है, ठीक है सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या निकल के आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 7 जून को, जहां लिखा हुआ है पेड एस बोस बाय चेक। आपने एस बोस को पैसे दिए और वो चेक से दिए। जैसे आप चेक से पैसे दोगे तो क्या होगा, पेमेंट करिए आपने चेक से, तो वैसे ही आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। अब जो बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा वो कितना होगा बेटा, वो होगा 12,500 का। क्वेश्चन में डिस्काउंट भी गिवन है हालांकि, बट डिस्काउंट हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने पहली क्लास में ही आपको नोट्स में लिखवाया था कि वी विल इग्नोर ऑल द डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड। पैसे किसको दिए बच्चों, सर पैसे दिए एस बोस को, तो एस बोस अकाउंट। और ये पेमेंट कब करी बेटा, आपने पेमेंट करी है सर हमने 7 जून को, तो यहाँ लिखोगे आप 7 जून। ओके परफेक्ट, ठीक है सर। अब आगे चलते बेटा, क्या लिखा हुआ 9 तारीख को, दोबारा कह रहा है पेड वेजेस। अब हमने वेजेस पे किए और आगे लिखा हुआ है इन कैश। तो कैश में अगर आप पे करोगे तो कैश का बैलेंस कम होगा। ओके, तो कैश का बैलेंस कितना कम होगा बच्चों, 3,000 रुपये। 3,000 कैश कम हो गया मेरा, और पैसे कहाँ गए सर, पैसे गए कैश में, आपने वेजेस पे किया है, तो आप यहाँ लिखोगे वेजेस अकाउंट। कब पे किया बेटा, ये किया है आपने 9 जून को, तो 9 जून आप यहाँ मेंशन कर दोगे। ओके, आई होप हम सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत, परफेक्ट। आगे लिखा हुआ है रिसीव अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट टू अ बैंक। अब कोई भी चेक हमें मिला और हमने उसे बैंक को भेज दिया। बैंक को क्यों भेजते हैं हम कोई भी चीज़, क्योंकि चेक को बैंक को भी स्पेशली क्यों भेजते हैं, हम जमा करने के लिए, क्योंकि चेक का और तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि चेक जो मिला वो पैसे में कन्वर्ट कहाँ पे होगा, बैंक में ही होगा। तो इसका मतलब चेक डिपॉजिट कैसे, देखो सेंट टू अ बैंक का मतलब डिपॉजिट करना ही होता है, उससे पैसे बढ़ते हैं आपके, है ना। तो पैसा कहाँ से आया, देखिए बेटा चेक मिला मुझे 20 तारीख को और जो अमाउंट है उसका वो है 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये आप यहाँ प्लस कर लोगे बैंक वाले कॉलम में। और चेक कहाँ से आया बच्चों, 20 तारीख को चेक आया था, पार्टी का नाम है ए मुखर्जी, तो यहाँ लिखोगे आप ए मुखर्जी। तो ए मुखर्जीज अकाउंट यहाँ मैंने मेंशन कर लिया अपने पास, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो गया मेरा, ट्रांजैक्शन क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है सर। अब जो अगली ट्रांजैक्शन है ये वही ट्रांजैक्शन है जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था 21 तारीख को जून में। आगे लिखा हुआ है ड्रॉन फ्रॉम बैंक। ड्रॉन का मतलब होता है निकालना, ठीक है, निकाला। क्या निकालोगे बैंक से, आप पैसे निकालोगे ना, सिंपल है। तो पैसे निकाले, कहाँ से निकाले, बैंक से निकाले। तो इस ट्रांजैक्शन में होगा क्या, पैसा बढ़ेगा और बैंक बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस जो रिड्यूस होगा, कितना अमाउंट है बेटा, मैंने ऐसी ट्रांजैक्शन को डील करने के लिए बताया था आपको, सबसे पहले इसको प्लेस किया करो आप बैंक वाले, इस रुपीज़ वाले कॉलम को। तो पैसे कम हो गए बैंक में, पैसे बढ़े कहाँ, पैसे बढ़े कैश में। तो पैसे बैंक से अगर निकाले और कैश में बढ़ गए तो आप क्या लिखोगे, इट्स कॉन्ट्रा एंट्री। क्या समझाया था मैंने, कॉन्ट्रा एंट्री में आप LF वाले कॉलम में C प्लेसमेंट डालोगे। और ये ट्रांजैक्शन है 21 तारीख वाली,
तो यहाँ लिखोगे 21 तारीख। अब पॉइंट आता है सर पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, तो पर्टिकुलर में रीज़न लिखा जाता है कि किस वजह से पैसे आए या गए। तो देखो बैंक में पैसे कट गए, पैसे कहाँ गए बैंक वाले, सर कैश में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, कैश अकाउंट। परफेक्ट। अब इस तरफ आओ बेटा, पैसा कैश में इंक्रीज कर रहा है, पैसा कहाँ से आया, सर बैंक से आया, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, टू बैंक अकाउंट। हो गया हमारा काम। देखा कितना सिंपल है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री से डरने की जरूरत नहीं है, बस हाँ तरीके से अगर आप इसको प्लेसमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होता है, पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, दैट्स इट। इतना ही तो करना है कैश बुक के अंदर। तो इतनी सी छोटी चीज़ है। आगे 29 तारीख को क्वेश्चन बोलता है कि मैंने पेड ऑफिस सैलरी इन कैश। आपने ऑफिस की सैलरी पे की है, वो भी कैश में। कितना पे किया 4000 रुपये कैश में पे किया है, तो कैश कम होगा। बस आपको ये सोचना होता है क्या कम होगा। क्या पे किया बेटा आपने यहाँ पे, सैलरी पे किया हमने सर, तो यहाँ लिखोगे आप क्या, बाय सैलरीज अकाउंट। तो कब पे किया बेटा ये आपने, 29 तारीख को। क्लियर हुआ, ठीक है सर। अब लास्ट में लिखा हुआ 30 जून को। 30 जून को क्वेश्चन ने बोला कि हमने पेमेंट करी है किस चीज़ की, पेड रेंट बाय चेक। चेक से पेमेंट की है, तो कितना अमाउंट पे किया सर हमने, बेटा पे किया आपने 1000 रुपये। चेक से पे करोगे तो बैंक बैलेंस में रिडक्शन आएगा, और यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय रेंट अकाउंट, खर्चे का नाम। क्लियर हुआ, ठीक है सर। हमारा क्वेश्चन सारा कंप्लीट है। अभी हमें क्या करना है बेटा, अब आपको सिंपली बैलेंस कर देना है, और बैलेंस करके आपका क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा कंप्लीट, और आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। अब हम एक बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो बेटा बैलेंसिंग कैसे करोगे, बैलेंसिंग करते टाइम क्या करना है आपको, सिंपली नॉर्मल बैलेंस करना है, 2 लाइन छोड़ के दोनों साइड से। ठीक है, बेसिकली छोटी साइड है उस तरफ आप देखोगे, तो ये देखो ये मेरी छोटी वाली साइड है, ये डॉट पे चला गया, ये नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, अब बैलेंसिंग करते। तो बैलेंसिंग में देखो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कैश बुक में हमेशा जो ये वाली कॉलम है, ये वाला कॉलम हमेशा बड़ा आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कैश बुक का, कैश का ये वाला कॉलम बड़ा आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, बिकॉज जितना पैसा आपके पास है आप उतना ही खर्च कर सकते हो, या उससे कम खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है। चेक कर सकते हो, आपके पास पूरे महीने में 10,000 रुपये कैश में आए, 5 पहले से पड़े थे, 5 और आ गए, जिसमें से 7,000 आपने खर्च कर दिए, तो बेटा बचा कितना सर, 3,000 रुपये। परफेक्ट, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये ये हमारा किस में लिखोगे आप, बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। जून का लास्ट डेट डालते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 30 दिन होते हैं आपके जून में, तो 30th ऑफ जून आप यहाँ डालोगे। अब बैंक वाली देखते हैं बेटा। बैंक वाले में ना कोई भी बड़ी आ सकती है। बैंक में आपका ये वाला कॉलम भी आपका बड़ा आ सकता है, ये वाला कॉलम भी आपका बड़ा आ सकता है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ एक ही साइड बड़ी आएगी, बिकॉज बैंक में हमें एक फैसिलिटी मिलती है जहाँ पे हम करंट अकाउंट होल्डर को ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि करंट अकाउंट अगर आप होल्ड करते हो तो आप बैंक में जितना पैसा अवेलेबल है उससे ज़्यादा भी आप विड्रॉ कर सकते हो। उससे होगा क्या, आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी वहाँ बनती है कि हम खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं बैंक के सिनेरियो में। तो बैंक में देखो कौन सी बड़ी आती है बेटा, सर ये वाली जो साइड हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, ये देखो 50 और ये 11, 61 और ये 71 और 78,500 रुपीज़ का बैलेंस आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं फाइनल अमाउंट्स कितने कितने आने वाले हैं मेरे पास। ओके, एक पॉइंट रह गया आई गेस, एक एंट्री पेंडिंग है हमारे पास, कोई छोड़ दी हमने शायद। ओके, क्वेश्चन में बेटा एक एंट्री थी, 30 तारीख को हमने सामान बेचा भी है कैश में, तो वो एंट्री रह गई हमारे यहाँ पे। तो 30th ऑफ जून को हमारे इसीलिए बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, टू सेल्स अकाउंट, 8,000 रुपये का सामान आपने बेचा है, तो ये हमने सेल किया था, तो इस वजह से हमारा डिफरेंस आ रहा था। तो अभी क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा बेटा कितना आ रहा है, 86,500 रुपीज़ की ये वाली साइड आ रही है मेरी। तो और वो वाली साइड तो बहुत छोटी पड़ रही है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो कितनी आ रही है 12,500 और 600, और टोटल आपका अमाउंट आ रहा है बेटा सिंपल 6,000 रुपये। वहाँ तो कुछ है ही नहीं हमारे पास वैल्यूज़, है ना। तो क्या करोगे आप, सेम वैल्यू यहाँ भी प्लेस कर दोगे, और इसमें से सारा वैल्यू माइनस कर लो। कितना अमाउंट आ रहा है ये, 12 और 5 17 और 18,500 माइनस कर दो, 18,000 डायरेक्टली माइनस करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 68,000 रुपीज़। दैट्स इट, दिस इज़ माई मेन आंसर जो आपके बुक्स में आपको गिवन होगा, जिससे आप क्या लिखोगे, सिंपल बैलेंसिंग फिगर। देखो लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी बैलेंस CD वाली जो वैल्यू है हम उसे ही बैलेंस CD के नाम से कंसिडर करते हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा आपको, ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला क्वेश्चन, जो थोड़ा सा अच्छा होने वाला, थोड़ा सा और ट्रांजिशंस कुछ अच्छी मिलेंगी हमें, तो वो भी स्टार्ट करते हैं। क्लियर, इसे नोट कर सकते हो आप अभी। तो एज डिसाइडेड कि हम आज 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है ऑलरेडी,
तो उसमें अगर कोई डाउट वगैरह हो, कोई ट्रांजेक्शन आपको लग रहा हो कि इसमें डाउट रह गया है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको पक्का एंटरटेन करेंगे और आपको उसका रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज हम डायरेक्टली क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज कैश बुक के क्वेश्चन में आपको पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं होती है, ये मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आप अपनी बुक में सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, तो चलो बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की डिमांड सेम वही है, आपको डबल कॉलम कैश बुक ही क्रिएट करनी है अगेन। तो आज की वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेटा। अब इस क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं, एक बार वो देख लेंगे ताकि आप कहीं भी उसमें गलतियां ना करो। तो ये हमारा फॉर्मेट है सिंपल सा, कैश बुक और आपका पासबुक वाला। ठीक है बच्चों, ये हमारा थोड़ा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है सिंपल सा, कैश का कॉलम हो गया मेरा, ये बैंक का कॉलम हो गया, देन उसके बाद डेट का कॉलम, उसके बाद ये मेरा हो गया LF का कॉलम, देन उसके बाद कैश और बैंक का कॉलम। ओके, तो ये हमारा कॉलम्स क्रिएट हैं सारे के सारे, बैंक, कैश, LF, पर्टिकुलर एंड देन डेट। अब सेम कॉपी पेस्ट आपको इस तरफ कर देना है, ये बैंक, ये कैश और ये LF और ये आपका हो गया पर्टिकुलर, देन उसके बाद डेट। ओके परफेक्ट। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी जो टॉपिक हम करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में कह रहे थे कि प्रिपेयर करो 2 कॉलम कैश बुक। अब किसके में प्रिपेयर करो, इसका नाम है मानी, कोची से है ये, तो हम यहाँ पे नाम भी लिख देते हैं कि इन द बुक्स ऑफ, किसके लिए काम करो बेटा आप, मानी के लिए, इन द बुक्स ऑफ मानी। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन हो गया बेटा, मानी, इसकी बुक्स में हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा मालिक है बिजनेस का, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ओके ठीक है सर। अगला स्टेप बेटा, सबसे पहले डेट वाले कॉलम को आप प्रेजेंट करोगे, तो डेट वाले कॉलम में आप ईयर डालोगे 2022 हमारे क्वेश्चन में जैसा कि दे रखा है आपको, और मार्च का महीना है, तो 2022 डेट वाले कॉलम में दोनों तरफ आपको प्लेस कर देना है, बिकॉज ये एक ही बार होगा। उसके बाद क्वेश्चन में 1 मार्च को डाटा दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही इट्स अ रनिंग बिजनेस। ओके, कंटिन्यूइंग बिजनेस हमारे पास है, क्योंकि बैलेंस कैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं इन हैंड और आपके बैंक पे पैसा दिया हुआ है। तो इन हैंड वाली चीज़ों को आप कैसे लिखोगे, सिंपली टू बैलेंस BD। तो बेटा कैश का जो बैलेंस है वो है 15,000 रुपये, और जो बैंक का बैलेंस है बेटा वो है हमारे पास सीधा सीधा 5,000 रुपये। क्लियर, तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ मुझे इसमें कि 3 तारीख को गुड्स को परचेज किया गया कैश में। ओके, अमाउंट कितना है बेटा, 6,720 रुपये का। आगे लिखा है रिसीव कैश डिस्काउंट, ठीक है, 220 रुपये का। अब कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है और सामान भी कैश में बेचा है, तो डिस्काउंट दोगे तो पैसा कम हो जाएगा आपका, है ना, कि पैसे वापस करने पड़ेंगे, कैश डिस्काउंट है तो, है ना, सिंपल। तो आपने परचेज किया बेटा, कब परचेज किया सर, हमने 3 मार्च को परचेज किया, तो यहाँ लिखोगे आप 3rd ऑफ मार्च, और यहाँ रीज़न क्या है, रीज़न आपका गुड्स परचेज करना, तो ये लिखोगे। और कितना परचेज, कैश परचेजेस है तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा बेटा, 6,500 रुपये डिस्काउंट माइनस करने के बाद। बिकॉज कैश में अगर सामान बेचते हो ना तो आपको कैश वापस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट है, तो जितना पैसा लिया उसमें से डिस्काउंट अगर इनर कॉलम में गिवन है तो इट मीन्स वो सब्ट्रैक्टेड नहीं है, तो आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर यही डिस्काउंट मुझे आउटर कॉलम में गिवन होता, 2 कॉलम गिवन होते, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, इसका मतलब क्या है, लाइक जैसे अभी मेरे को जो क्वेश्चन गिवन है ये वाला, ये कुछ ऐसे गिवन है, अगर मेरा ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन होता, ये हो गया मेरा आउटर कॉलम, ये हो गया मेरा इनर कॉलम, अब वैल्यू मुझे यहाँ पे गिवन होती है, डिस्काउंट वैल्यू यहाँ पे, जैसे ऐसा क्वेश्चन होता और ये वैल्यू ऐसे गिवन होती है, तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्काउंट ऑलरेडी एडजस्टेड है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट इस बार क्या है, इनर कॉलम में मुझे वैल्यूज दी हुई है, इसका मतलब क्या है, हो सकता है, और कैश में गिवन है सबसे पहली चीज़, ठीक है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कैश में गिवन है, तो कैश का डिस्काउंट हमारा कैश को कम कर देता है पेमेंट करते टाइम या रिसीव करते टाइम, तो ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। परफेक्ट, समझ में आया कि हमने कैसे किया। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है 5 तारीख को आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, अगेन इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो बड़े ध्यान से करनी होगी, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में हमने इसे कवर किया था। तो क्या किया, डिपॉजिट किया है। तो बेटा जब डिपॉजिट करते हैं तो क्या होता है सर, डिपॉजिट करते हैं तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज कर जाता है, और कैश बैलेंस है वो डिक्रीज कर जाता है, ये ऐसे होता है। तो कैश बैलेंस डिक्रीज करेगा, कितना डिक्रीज करेगा, जितना जमा कराया गया, तो जमा कितना कराया सर बेटा, 5,000 रुपये जमा कराया आपने, तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी 5,000 रुपीज़ से, एंड बैंक की वैल्यू 5,000 रुपीज़ से ही इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ क्या लिखोगे आप, टू कैश अकाउंट, बिकॉज पैसा कहाँ गया,
सर पैसा हमारा चला गया बैंक में, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, इस तरफ पैसा आया है, देखो पैसा बैंक में आया है, कहाँ से आया, कैश में से आया, और इस तरफ कैश की वैल्यू कम हो रही है, तो कैश का पैसा कम होके कहाँ गया, सर ये पैसा कम होके बैंक में चला गया, तो यहाँ लिखोगे आप बाय बैंक अकाउंट एंड इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो यू हैव टू प्लेस सी। क्लियर। डेटेड आपकी सेम रहने वाली है बिकॉज सेम डेट पे ही होनी चाहिए और सेम वैल्यू पे होनी चाहिए, तभी कॉन्ट्रा एंट्री कंसिडर होती है, पहली रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास। डन। उसके बाद 7 तारीख को दोबारा से आपने कैश में सामान सेल किया है, तो बेटा जब आप सेल करते हो कैश में तो आपका पैसा इंक्रीज करता है, तो 10,000 रुपीज़ आपका इंक्रीज करेगा इन कैश कॉलम, और लिखोगे क्या इधर आप, पैसा कहाँ से आया ये वाला, सर सेल किया, तो यहाँ रिकॉर्ड कर लोगे आप 7 मार्च। क्लियर। नेक्स्ट 10 तारीख को आगे लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, 2,000 रुपये आपने कैश बैंक से निकाल लिया, तो बेटा जब आप पैसा निकालोगे तो क्या होगा, सर एक बार देख लेते हैं दोबारा से, पैसा निकालोगे तो यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बेटा बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा और कैश बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। 2,000 निकाले ना आपने, तो 2,000 रुपये का बैंक बैलेंस कम होगा और कैश बैलेंस इंक्रीज करेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम कैश बैलेंस के इंक्रीज कॉलम में। कब हुई है ट्रांजेक्शन आपकी, बेटा ये ट्रांजेक्शन हुई है 10 तारीख को, तो यहाँ लिखोगे आप 10 मार्च, तो यहाँ भी 10 मार्च। बेटा देखो कैसे लिखना है, कैश वाला कैश बढ़ रहा है, कैश में पैसा आया कहाँ से आया, सर बैंक से आया, तो ये लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट। परफेक्ट। इसके बाद बैंक में आपकी वैल्यू कम हो रही है, बैंक में से पैसा कट गया, कहाँ गया पैसा कट के, कैश में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बाय कैश अकाउंट एंड इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो प्लेस विथ सी। क्लियर। ठीक है सर। उसके बाद अगला आगे लिखा हुआ है रिसीव 3 मंथ पोस्ट डेटेड चेक। यहाँ पे ना 2 चीज़ समझने वाले हैं, एक तो चेक मिला, ठीक है, और मिला पोस्ट डेटेड। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक मिला जो कि 3 महीने का है। भी पोस्ट डेटेड एग्जैक्टली होता क्या है इसको समझते हैं पहले। देखो चेक हमारे पास कितने रुपए का चेक है, हमारे पास सर 20,000 रुपए का। कहाँ से मिला है, फ्रॉम राज, एंड पेइंग आपने क्या किया, इसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से, पेइंग डिस्काउंट चार्जेस 750 रुपये। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है बच्चों, देखो सिंपल सा मतलब है इसका कि जब भी आप बैंक से, आपके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आपका बिजनेस है, आपके पास एक चेक आया, अब जो चेक आपको मिला, तो लाइक सपोज कि राज ने आपको चेक दिया, राज ने चेक दिया मुझे, सर कितने रुपए का, बेटा आपको चेक मिला 20,000 रुपये का। अब वो जो चेक है ये पोस्ट डेटेड चेक है 3 महीने। इसका मतलब क्या है, पोस्ट डेटेड का सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ लिख लो आप कहीं पे भी, आपको याद रहेगा क्योंकि आगे भी काम आएगा आपके पास। तो क्या होता है, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब कौन सा होता है, चेक्स मेक ऑन फ्यूचर डेट्स। तो जो चेक्स आपके फ्यूचर की डेट्स के ऊपर क्रिएट किए गए हैं उन चेक्स को क्या बोला जाता है, पोस्ट डेटेड। मतलब फ्यूचर में इनकी वैल्यू है, आज के टाइम पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज वो डेट आई ही नहीं है जो डेट इस पे पड़ी हुई है। क्या सिखाया था मैंने आपको कि चेक जो भी है आपका उसकी एक वैलिडिटी पीरियड होती है। कब से स्टार्ट होती है, जो जिस डेट को चेक बना हुआ है उस डेट से वो उसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो जाएगी और अगले आने वाले 3 महीने तक वो चेक वैलिडिटी में रहेगा। उसके टाइम ड्यूरेशन में अगर आपने चेक बैंक में जमा करा दिया तो पैसे मिल जाएंगे, ना उसके बाद ना उससे पहले। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने आज की डेट में हम बैठे हुए हैं बेटा, आज की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपकी वो है आपकी डेट 3 अगस्त। 3 अगस्त को हम वीडियो बना रहे हैं। अब अगर मैंने आपको कोई चेक दिया, लेट्स सपोज मैंने जो चेक दिया आपको वो फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक चेक दिया और चेक के ऊपर ना डेट डाल दी मैंने इसके ऊपर 10 अगस्त की, तो क्या ये चेक आज की डेट में कोई वैलिडिटी होल्ड करता है, नहीं करता। क्योंकि अगर आपने एक चेक बैंक में जमा भी करा दिया ना तो ये डिसऑनर हो जाएगा। ऑन व्हाट ग्राउंड, कि ये चेक पोस्ट डेटेड है। मतलब इसकी जो वैलिडिटी स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, 10 अगस्त से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, अगले आने वाले 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी है। मतलब अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मतलब 10 नवंबर तक इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में आप ये चेक बैंक में जाके जमा करा सकते हो, ना इससे पहले और ना इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, राज ने हमें चेक दिया है, ऐसा ही चेक हमें मिला है जिस पे जो टाइम पीरियड पड़ा हुआ है वो 3 महीने बाद का पड़ा हुआ है। अब बैंक हमें क्या बोलता है कि भाई आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि पैसे के बराबर है, भले ही उसकी आज कोई वैल्यू नहीं है बट हाँ फ्यूचर में कोई वैल्यू तो है, तो आप वो हमें दे सकते हो। हम आपको उसके बदले में आज ही पैसे दे देंगे बट कुछ डिस्काउंट कट करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट चार्जेस। जो कि एक तरीके से क्या हो रहा है कि बैंक आपको टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बैंक आपके कुछ पैसे कट भी करेगा, है ना। कितने पैसे कट किए बैंक ने, बैंक ने बोला आपने चेक उठाया और किसको दे दिया बच्चों, बेटा ये आपने दे दिया बैंक को, ये चेक,
3 महीने वाला, आपने बैंक को हैंड ओवर कर दिया और बैंक को बोला ये चेक पकड़ो और आप मेरे अकाउंट में ना पैसे जमा करा दो इसके बदले में। तो बैंक ने बोला ठीक है सर, हम 3 महीने पहले पैसे दे रहे हैं इसीलिए हम आपके 750 रुपये कट करेंगे, बाकी जो अमाउंट है ये वाला ये आपके बैंक के कॉलम में हम ऐड कर देते हैं, मतलब बैंक अकाउंट में ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, आपने चेक लिया और बैंक में जमा कराया, लेकिन पैसे पूरे नहीं मिलेंगे आपको। पैसा कितना मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट चार्जेस, क्योंकि बैंक अपनी सर्विसेज के पैसे काटेगा। कितने काटे बैंक ने, 750 रुपये। तो जितना पैसा कट किया उसके बाद जो पैसा है वो बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी इधर। और यहाँ क्या लिखोगे आप, टू राज। पैसे कहाँ से है बेटा, राज से मिले आपको, तो यहाँ राज लिखोगे। डेट क्या थी बेटा आपकी, डेट हम लोग एक बार देख लेते हैं बेटा। डेट आपके पास यहाँ पर है 15 तारीख, तो 15 मार्च। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि पोस्ट डेटेड चेक एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए एक बार दोबारा से रिवाइंड करके आप देख सकते हो इजीली, ये पॉसिबिलिटी तो है आपके पास। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक। आगे क्या लिखा है, चेक रिसीव किया 18 तारीख को दीपक से, 5000 रुपये का चेक है। आगे लिखा हुआ है नॉट बैंक्ड। नॉट बैंक्ड का मतलब होता है कि नॉट डिपॉजिटेड, आपने जमा नहीं कराया अभी तक, और उसमें एक डिस्काउंट अलाउड वाली वैल्यू भी है। बेटा एक चीज़ बताओ, ऊपर जब डिस्काउंट अलाउड था मैंने उसको माइनस किया था, यहाँ जो डिस्काउंट अलाउड है मैं इसे माइनस नहीं करूँगा। क्यों माइनस नहीं करूँगा, देखो आपको चेक जो मिला है ना, चेक होता है एक तरीके का डॉक्यूमेंट इस तरीके का, और इस चेक के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है 5000 रुपये, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिस्काउंट है। डिस्काउंट कितना बेटा, 200 रुपये का डिस्काउंट है। तो क्या चेक की वैल्यू को आप अल्टर कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो? जैसे कैश में सो तो कैश में आपने 220 रुपये निकाले वापस कर दिए, बट कैश में पॉसिबल, चेक में पॉसिबल है ऐसा नहीं सर। चेक तो जितने का है उतने का ही रहेगा ना, तो चेक की वैल्यू में कभी आप अल्टरेशन मत करना, कभी कोई दिक्कत हो। हाँ, कैश चेक के साथ अगर कैश भी मिला होता तब मैं उसमें से माइनस करवा के दे देता। अभी जितने का चेक है उतने का ही आपका रिकॉर्ड होगा। बट 18 तारीख को क्वेश्चन ने क्या बोला है कि चेक आपने रिसीव किया लेकिन जमा नहीं किया। अब जमा नहीं किया तो ना मेरा बैंक बढ़ेगा ना मेरा कैश बढ़ेगा, तो कहीं पर भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि हमने इस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया। अब नहीं कराया तो बैंक बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। 20 तारीख को लिखा हुआ है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 18 तारीख को जो चेक मिला था वो 20 तारीख को जमा कराया गया है, तो वी विल नॉट रिकॉर्ड एनी एंट्री ऑन 18th ऑफ मार्च। उसी चेक को 20 को जमा कराया गया तो हम 20 तारीख को उसकी एंट्री लिखेंगे, तो यहाँ लिखोगे 20th तारीख को, और बैंक में हम जमा करा देंगे। कितना जमा कराओगे बेटा आप, 5000 का चेक लिया था मैंने दीपक से, वो जमा करेंगे। और लिखोगे क्या, देखो अगर सेम डे मैंने जमा करा दिया होता तो मैं लिखता यहाँ पे दीपक, बट अभी मैं क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड। इसके पीछे क्या लॉजिक है आप जाके कल की वीडियो देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो जो हमारे पास है कैशबुक की वीडियो नंबर 2, उसमें मैंने समझा रखा है कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे चेक इन हैंड क्यों लिखते हैं अगर आफ्टर सम डेट चेक को डिपॉजिट कराया जाता है तो। ठीक है, इसके पीछे एक लॉजिक है जनरल एंट्री का। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 22 तारीख को क्या हुआ है, पेड टू चंद्रा बाय चेक, 2500 रुपये पे किया और रिसीव डिस्काउंट। अब जब आप चेक से पेमेंट कर रहे हो ना तो अगेन यू कैन नॉट अल्टर द अमाउंट, चेंज नहीं कर सकते। जितने का चेक दिया उतने का ही बैंक बैलेंस पे इफेक्ट आएगा। 22 तारीख को पैसे दिए आपने, तो बेटा पैसे दिए तो बैंक बैलेंस कम होगा मेरा। एग्जैक्टली पैसे किसको दिए बेटा आपने यहाँ पे 22 तारीख को, तो 22 ऑफ मार्च यहाँ दिए बाय चंद्रा, तो ये चंद्राज अकाउंट आप वैल्यू डाल देना, हो गया हमारा काम। देखो पैसा देना और लेना वो तो कोई बड़ी बात है नहीं। जहाँ चेक वाले ट्रांजेक्शन रिसीव करने वाला ही या फिर डिपॉजिट करने वाले आते कॉन्ट्रा एंट्री वाले तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट हाँ 2 से 4 क्वेश्चन आप कर लोगे तो ईजिली वो भी आपका ईजी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। देखो बेटा यहाँ लिख दिया उसने पर्सनल यूज़ लिख दिया कि पैसे बैंक से निकाले, लेकिन ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं निकाले, उसने बोला पर्सनल यूज़ के लिए निकाले। कब निकाले, 25 तारीख को पैसा निकाला गया, लेकिन ऑफिशियल नहीं है, पर्सनल है, तो यू कैन यूज़ अ ड्राइंग्स अकाउंट। तो यहाँ पे आपको ड्राइंग्स अकाउंट ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने निकाले बेटा आपने, यहाँ क्वेश्चन ने बोला हमने निकाले 1000 रुपये बैंक से पर्सनल यूज़ के लेवल पे, तो यहाँ लिखोगे आप बाय ड्राइंग्स अकाउंट और 1000 रुपीज़। ये कॉन्ट्रा एंट्री में पास मत कर देना बिकॉज पर्सनल लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर लिख के देता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक 1000 रुपये, दैट्स इट, देन हम इसे कॉन्ट्रा एंट्री मानते, क्योंकि पैसा जो निकाला गया है वो हम मानते कि बैंक में से पैसा निकला और ऑफिशियल पर्पस के लिए निकाला गया है। या तो वो लिख के देता कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, तब भी हम इसे ऑफिशियल मान लेते, बट यहाँ पर उसने पर्सनल यूज़ स्पेसिफिकली बोल दिया है, इसीलिए हमने इसको यहाँ रिकॉर्ड किया है। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास कि सामान हमने बेचा, सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000 रुपीज़। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पर कहीं पर भी कैश के बारे में नहीं बोला गया कि पैसा मिला या नहीं मिला, नाम दिया हुआ सिंपली
तो अगर नेम आपको मिल जाता है तो उसे हम क्या मानते हैं बच्चों, बेटा उसे आप मानते हो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इसको आप मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आपको, ठीक है। आप पहले भी मैंने जब जनरल करवाया था, मैंने तब भी आपको समझाया था कि एंट्रीज कैसे प्लेस करनी होती हैं, तो यहाँ भी एक बार लिख लेते हैं। देखो बच्चों, सिंपल 3 काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस होती हैं। यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, सिंपल, आपने 2000 का सामान बेचा। उसके बाद अगला ये हो सकता है सोल्ड गुड्स टू अजय, 2000 रुपये, ये भी हो सकता है। उसके बाद आगे लिखा हो सकता है, ऐसी भी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, सोल्ड गुड्स टू अजय इन कैश, तो बेटा ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो इन ट्रांजेक्शन्स में से कौन सी कैश है, कौन सी क्रेडिट है? केवल ये वाली जो ट्रांजेक्शन है, ये वाली, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे क्रेडिट। और देखो यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, ना कैश लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट इसे हम कैश ट्रांजेक्शन से कंसिडर करते हैं। और इसमें तो साफ साफ बोल ही दिया, सामान मैंने अजय को बेचा और कैश में बेचा है, तो डायरेक्टली कैश की ही बात कर रहा है ना। तो जैसा ये वाली ट्रांजेक्शन जो हमारे पास है, सोल्ड गुड्स टू अजय, इसका मतलब सामान बेचा तो गया है लेकिन नाम लिखा हुआ है, कैश मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये उधार वाली ट्रांजैक्शंस है। और जब मैंने कैश बुक स्टार्ट किया था, मैंने आपको तभी लिखवाया था कि वी विल नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन अ कैश बुक। हम किसी भी कैश बुक में नॉन कैश वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर? ठीक है, तो बेटा आप इसे रिकॉर्ड नहीं करोगे 28 तारीख वाली ट्रांजेक्शन। उसके बाद क्या लिखा है, 30 तारीख को आगे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर, अगेन सामान खरीदा और नाम दे दिया चंदर, तो इसका मतलब ये भी उधार में हो गया, क्योंकि यहाँ भी कैश मेंशन नहीं है कि आपने कैश में खरीदा या फिर क्या है ना, तो ये भी उधार हो गया, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट 31 तारीख को क्या हुआ है, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक। देखो चेक वाली ट्रांसफर दोबारा आगे ध्यान से पढ़ेंगे, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक, चेक लिया अशोक से। कितने का चेक लिया बेटा, 5000 का चेक है। आगे लिखा है डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने वो चेक बैंक में जमा करा दिया। अब अगर जमा करा दिया सेम डेट को ही, तो चेक से बैंक बैलेंस इंक्रीज करेगा। कितने का चेक है बेटा, 5000 रुपये का। आगे लिखा हो 200 रुपये डिस्काउंट है, डिस्काउंट को इग्नोर मारते हैं बिकॉज चेक में वैसे भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो कितने का चेक है बेटा, 5000 का चेक किससे मिला। अब देखो सेम डेट पे हमने जमा कर दिया, तो यहाँ पे नाम आएगा जिसका चेक है, तो यहाँ लिखोगे अशोक अकाउंट 31 तारीख को, तो 31 ऑफ मार्च हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। तो सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी कवर्ड अप हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ, हम क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेशंस, बिकॉज ये लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास। तो 2 लाइन छोड़ने के बाद देखो बेटा, यहाँ से भी 2 लाइन छोड़ोगे आप इस तरफ से, और इस तरफ से भी बैलेंसिंग। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि बैलेंसिंग सेम लाइन में आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 2 लाइन छोड़े तो यहाँ भी 2 लाइन छोड़ के बैलेंस कर दोगे, तो बैलेंसिंग हमेशा ये जो बैलेंसिंग करते हैं एक सेम लाइन में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है बस आपको। क्लियर? चलो टोटलिंग करते हैं बेटा। ये वाली साइड कैश के हमेशा ये वाली साइड बड़ी आती है, लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो बेटा ये आ रहा है 15, 25 और 27, तो ये आ गया आपका 27,000 रुपये। तो ये भी 27,000 आना चाहिए, टोटलिंग सेम आनी चाहिए हमेशा दोनों तरफ की। अब 11,500 रुपये जस्ट माइनस करना है इसमें से, तो 11,500 आप जैसे ही माइनस करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 15,500, तो 15,500। कब लिखोगे आप इसे, महीने की आखिरी डेट मतलब 31 मार्च को। क्या लिखोगे आप इधर, बैलेंस CD, मतलब कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, हो गया मेरा ये वाला कवर। अब आ जाओ इस साइड पे, इसको रफली एक बार मेजर कर लो बेटा। देखो यहाँ तो केवल 4-5 हज़ार रुपये है और यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यूज़ बड़ी होने वाली है। कितनी वैल्यू आने वाली है, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 20, और 20 के बाद ये हो गया आपका 30 और 29, 39,250, तो ये भी हो जाएगा आपका 39,250। क्लियर? उसके बाद 4,500, 5,500 रुपये आपको माइनस करना है, तो 5,500 रुपये जैसे ही आप माइनस करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 33,750। तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। क्लियर? तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपको हैं कैश बुक से कनेक्टेड, आपको एक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप वो भी डाल सकते हो, उसका भी हम डिटेल में सॉल्यूशन दे दूँ मैं आपको निकाल के, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए, आपके कैश बुक अच्छे से कवर अप हो जाएगा। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। और जाते जाते एक और चीज़ बता दूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होने वाला है इस टॉपिक का, पर्टिकुलरली कैश बुक का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है जिसको आप चाहते हो कि मैं उसका क्वेश्चन को प्रेजेंट करूँ, उसका सॉल्यूशन समझाऊँ आपको, तो वो ज़रूर डालिएगा, तो मैं उसको ज़रूर एंटरटेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर हम लोग बना देंगे। ओके, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।